Okay. Assalamu alaikum, students. Today it is our 10th lecture of cryptography and network security. As you know कि अटेंडेंस के लिए हमारा तरीका यही है कि आप चैट में अपना रोल नंबर विच इज़ रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद नाम और मे बी प्रेजेंट आप लिख लें, तो वो फिर हम उसको बाद में दे ट्रांसफर इट टू देयर अटेंडेंस शीट. And you have to do it for all the sessions we do. First session, second session, third session. Okay. All right. As usual, we start with, do you have any questions from the previous material which you have not understood or you need more explanation or discussion from my side? Are there any questions? Fawad? नहीं सर, पिछले लेक्चर से कोई वो नहीं है, इशू नहीं है. ओके, चलिए फिर लेट्स बस स्टार्ट. सिर्फ एक कल था कि जो अचानक से जो प्रोजेक्ट असाइन हो जाते हैं तो उसके लिए था. एटलीस्ट हमें, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट जो है उनका प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो बनाने मतलब पर वीक एक सब्जेक्ट का एक वो हो गया प्रोजेक्ट. ठीक है. तो मतलब 6 प्रोजेक्ट हो गए एक वीक में, तो हर Okay. प्रोजेक्ट को टाइम देना और साथ में क्लासेस भी लेना, तो मैनेज मुश्किल हो जाता. घर के काम भी होते हैं. Okay. तो एटलीस्ट हमें एक वीक पहले जो है प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाए ताकि हम उसके साथ टाइम निकाल के एडजस्टमेंट करके वो किया करें. ओके. मतलब कि नेक्स्ट वीक का काम हो तो इस वीक में आ जाया करें. अच्छा, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक. ओके, गुड क्वेश्चन. अच्छा हुआ मैंने उसके स्लाइड भी मौजूद हैं, वो तो मैंने प्रोजेक्ट समझाने के लिए से वो स्लाइड डाली थी, मगर इट्स अ गुड क्वेश्चन. मैंने हसीब को किसी हद तक वो एक्सप्लेन भी किया था. आई मे बी कि वो आपको कम्युनिकेट ना कर सके हो. वो पहुंच गया मुझे सर कि वो पार्ट सी की जगह जो है रिप्लेस हो गया. जी, वो मैं आपको समझाता हूँ. ये रूल मैंने ही बनाया हुआ है कि बड़े सख्ती से कि हम एटलीस्ट अ वीक पहले प्रोजेक्ट दें एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. जी. अच्छा, अब मुझे खुद अपने रूल को आपकी वजह से बाज़ दफ़ा मॉडिफाई करना पड़ता है. मैं उसके रीज़न बताता हूँ, और अभी भी हम उस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आई डोंट वांट कि हम जो रूल बनाएं और उसको ब्रेक करें. लेकिन अब सूरत हाल क्या है जो मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाई आई कीप चेंजिंग. पहले मैंने आपको ये जो था एक प्रोजेक्ट 1 दिया, अबाउट 3 या 4 वीक्स हो गए उसको. प्रोजेक्ट 1 के नाम से एक चीज दी थी जिसमें वो 7 जी सर वो थे, जिसमें ये तीनों फेज थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3. अच्छा, फिर रियलाइजिंग आपकी जब वो एवेल्युएशन की और प्रोग्रेस देखी इनिशियल फेज में, तो देन आई रियलाइज्ड कि अभी शुरू में आप लोग थोड़े से सी और क्यूडा सी से ओरिएंटेट हो रहे हो और इतनी स्पीड से नहीं चल पा रहे. तो मैंने उसको एक हफ्ते बाद 2 पार्ट्स में ब्रेक किया. दैट मीन्स कि उस प्रोजेक्ट को हमने 3 या 4 हफ्ते पे स्प्रेड कर दिया. ठीक है. अच्छा, वो इवन आफ्टर दैट ये जो प्रोजेक्ट 2 था, ये उस टाइम में अनाउंस किया जब मैंने स्प्लिट करके एक रिवाइज प्रोजेक्ट 1 बनाया और एक प्रोजेक्ट 2, ये उस टाइम में ही अनाउंस कर दिया. वो जो आपको अर्ली वार्निंग है वो मैं काफी उसकी केयर करता हूँ. तो दिस वाज अ वेरी अर्ली टाइम. आप सोचे कि कोई 2 to 3 वीक्स बिफोर ये प्रोजेक्ट एज फार एज वर्किंग एंड प्रिपरेशन इज कंसर्न वो दे दी. और फिर एक प्रोजेक्ट के बाद उसके बाद फर्दर एक वीक भी दे दिया. ये मैंने कर लिया डेट्स का. अब ये मैंने किया कि मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया ताकि आप बतौर 2 प्रोजेक्ट्स उसको कर सके, और उसके मुताबिक ही टाइम भी दे दिया. अच्छा, अब अगेन लास्ट प्रेजेंटेशन में आई रियलाइज्ड कि अभी आप लोगों को और थोड़ा सा मार्जिन देने की जरूरत है. जब हमने 1 की प्रेजेंटेशंस ली और उससे महसूस किया. अच्छा, अब
ये था कि आई थॉट, मैंने बल्कि उस वक्त भी जिक्र किया था जब आपकी फर्स्ट की प्रेजेंटेशन ले रहा था, एंड आई थॉट कि नेक्स्ट टाइम में इम्प्लीमेंटेशन वाइज आपका, क्योंकि ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन है, 2 फेज और 3 इम्प्लीमेंटेशन के हैं जी। इस पार्ट में मैंने ये सोचते हुए कि आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी भी करना है और थोड़ी सी नेटवर्क नॉलेज को इस्तेमाल करना है, यू मे बी हैविंग सम डिफिकल्टी इन दिस व्हेन यू अटेम्प्ट इट। अच्छा, इसको मद्देनजर रखते हुए एज ए बेनिफिट मैंने ये किया कि आपका ये जो फेज 2 है जिसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन है बड़ी कम, हालांकि फर्स्ट के बाद इसका वर्क बहुत थोड़ा रह जाता है ये, लेकिन मैंने कहा ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है, हो सकता है आप दूसरा ये नेटवर्क वाला काम करने में डिफिकल्टी महसूस करें। सो फॉर दोज पीपल, अब इसके लिए तो हमने टाइम दिया हुआ है, ये तो 2-3 हफ्ते पहले आपको अनाउंस किया हुआ था और इसके लिए वो टाइम मैंने मार्जिन के साथ दिया था। इट इज नाउ जस्ट टू कंसिडर एज ए बेनिफिट। अगर आपने इसको कर लिया है जो 2-3 हफ्ते पहले से आपको दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट प्रोजेक्ट 3। ठीक है, प्रोजेक्ट 3 विल बी डन लेटर, जब हम किसी टाइम में उन लोगों के लिए मैंने सोचा था कि मैं ये डीएस के टाइम में फिर आपको ये चीज अगर आप करेंगे तो उसको कंपनसेट कर दूंगा, लेकिन जो ये कर चुके हैं उनके लिए तो प्रोजेक्ट 3 नहीं है। ओके, विल गिव देम इज अनदर वीक ऑफ डूइंग इट। लेकिन अब मुझे अच्छा, ये नहीं, जिन्होंने इसका जो पार्ट फेज 2 है, फेज 2 कंप्लीट कर लिया तो वो फेज 3 नहीं देगा? जिन्होंने प्रोजेक्ट 2 जो कि वेल इन टाइम अनाउंस हुआ था उसको पूरे को कर लिया है, जिसमें फेज 2 और 3 दोनों शामिल हैं, जिन्होंने 3 कर लिया है प्रोजेक्ट 2 का जो कि इन टाइम अनाउंस था, उनके लिए प्रोजेक्ट 3 नहीं है। यानी फेज 3 अगर कर चुके हैं आप प्रोजेक्ट 2 का, इस पर टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, आपको आता है, आपके लिए आसान है, फिर यू डोंट हैव टू डू प्रोजेक्ट 3। ठीक है ना, बिकॉज प्रोजेक्ट 2 आपको इन टाइम दिया हुआ था, आपने उस पर काम स्पेंड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है और आपने उसको अचीव कर लिया है, डोंट डू प्रोजेक्ट 3। अच्छा, अब प्रोजेक्ट 3 किस लिए दिया गया? इफ सम पीपल और सम बॉडी और सम सेट ऑफ पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विद फेज 3 और वो कह रहे कि उनको मसला है, उनकी सपोर्ट के लिए थ्योरेटिकल असाइनमेंट दे दी इस हिस्से के लिए कि अच्छा दैट इज प्रोजेक्ट 3। तो यू हैव ए चॉइस, जो वेल इन टाइम दिया हुआ प्रोजेक्ट 2 है, अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया है, उस पर टाइम आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसकी आप अचीवमेंट से सेटिस्फाइड है, गुड, डोंट डू प्रोजेक्ट 3। ओके, इफ एनीबॉडी वांट्स टू अवेल अ बेनिफिट कि यार मैं फेज 3 में मुझे डिफिकल्टी है और मैं नहीं कर पा रहा और इसके मार्क्स लूज कर दूंगा, उसके लिए प्रोजेक्ट 3 इज ए ऑप्शन। ओके, अगर आपने ये दोनों इस उसमें कर लिए तो नेक्स्ट वीक में हम प्रोजेक्ट 3 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। अगर आपने ये नहीं किए तो हमें इसको नेक्स्ट टाइम एडजस्ट करेंगे। तो ये आप लोगों को चॉइस दिया है फॉर कंसिडरिंग कि शायद वो, क्योंकि वो कैलकुलेशंस हैं और आप क्लासिक उस कोड की हैं और आप पहले वो कर चुके हो, कुछ तो आपने इधर ही कर लिए हैं और कुछ आपको थोड़ा सा एंजॉइंग प्लेइंग अराउंड टाइप वो थे 3-4 जो साइफर हमने देखे थे, तो उसमें आपको एज ए बेनिफिट ये दिया है, नॉट एज ए शॉर्ट वार्निंग ऑफ वर्क, क्योंकि उसमें सिर्फ पार्ट ए है थ्योरी, वो थ्योरी पार्ट है कि आपने उनको हाथों से कैलकुलेट किया, उसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको देना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए हार्ड होनी थी। तो वो एनीवे मैंने सोचा कि आपको अगर थ्योरी का देना और एक आसान पार्ट है और इस आपके लिए अगर फेज 3 में डिफिकल्टी है तो मैं आपको वो बेनिफिट दे दूं। इट इज अप टू यू कि आप प्रोजेक्ट 2 को कंप्लीट करें, दोनों फेजेस, it is acceptable, we will accept as a demo। अगर if somebody wants to avail the option of कि वो फेज 3 नहीं कर पा रहा है तो वो प्रोजेक्ट 3 अटेम्प्ट करके और हमें वो दे सकता है। दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोजेक्ट 3 है इट इज जस्ट हैंड कैलकुलेशन और ऑन ए नोट पैड और वर्ड या जिस पर भी आप, वो आसान होगा कि वो हैंड कैलकुलेशन आप करें, वो आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करता है जिस तरह, और आप उसको उसकी पिक्चर या उसकी स्कैन कॉपी सबमिट कर दें अपनी हैंड कैलकुलेशन, चॉइस है। ओके, तो ये 3 या 4 डेज जो है वो इस उसमें नहीं है कि हम आपको फुल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसका आपके प्रोजेक्ट्स में मेजर एफर्ट और टाइम इम्प्लीमेंटेशन की है। एज यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि पार्ट ए अक्सर बहुत सिंपल सा होता है,
लेकिन आपके जो पार्ट B1 और B2 वाला पार्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन से डील करता है, उसमें आपकी मेजर एफर्ट लग रही होती है, बट वी डू इट कि आपको एक प्रैक्टिकल चीजें करने का वो आ जाए। तो इस केस में जो मैंने दिया प्रोजेक्ट 3, दैट इज जस्ट पार्ट ए, और उसको मैं इम्प्लीमेंटेशन में आपको डालना नहीं चाहता था क्योंकि वो फिर आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता, और मैंने सोचा वो वर्थ इट, वो वाला पार्ट वर्थ इट नहीं है, उसके जगह हम आपको अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन DS में डालेंगे, जो मेन थीम चीज है जिसको आज हम कवर करेंगे। ओके, ठीक है सर। तो इट्स अप टू यू, आप चूज कर लीजिए इधर फेज 3 ऑफ दिस और प्रोजेक्ट 3। ओके, ठीक है सर। सर एक और प्रोजेक्ट पे सर जी प्रोजेक्ट पेपर जो सर जी, इसमें जो स्टैटिस्टिकल अटैक लिखा हुआ है सर, जी ये स्टैटिस्टिकल अटैक हमने किया सर? जी, स्टैटिस्टिकल अटैक आप वो देखिए जो हमने क्लासिक स्टैटिस्टिकल अटैक किस तरह है वो आप जरा लेक्चर्स देखिए। ठीक है सर। ठीक है, ये मैं देख लूंगा। आपने जो है सर अभी तक लेक्चर्स अपलोड नहीं किए, काइंडली जरा सर लेक्चर्स भी अपलोड कर लें, मतलब यूट्यूब पे। अच्छा, एक वो तो भी हमें अच्छा पहले तो क्लास गूगल क्लास पर क्लासरूम जो हमारा है उसमें तो मैं क्योंकि खुद अपलोड करता हूं तो वो तो लेटेस्ट उसमें आपके पास मौजूद होंगे। जी जी जी। अच्छा, अब जो YouTube पे है वो बताइए कि लास्ट लेक्चर उस पे कौन सा अपलोडेड है? अभी देख के बताता हूँ सर। YouTube पे पैरेलल प्रोसेसिंग, नहीं पैरेलल प्रोसेसिंग साइबर क्रिप्टो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सर इतने ज्यादा लेक्चर्स में पता वो 1 मिनट से अच्छा, वो उन्हें वो ग्रुप्ड असल में है अंडर हेडिंग। अच्छा चलो, अगर नहीं मिल रहा तो लेट मी एक्सप्लेन उसको भी। अच्छा, ये तो मैं उसी दिन खुद ही डालता हूँ ये जो क्लासरूम में है, ठीक है। ट्यूब पर एक लेक्चर का गैप होता है लास्ट लेक्चर का, सिर्फ उसका इम्पैक्ट, यानी वो इधर हो गया और उसको फिर इन सीक्वेंस समबॉडी अपलोड्स इट, ठीक है। अच्छा, उससे एक लेक्चर जो आखिरी है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब आप देखो नंबर 1, ये जो स्टैटिस्टिकल अटैक है ये कुछ 4 लेक्चर्स बिहाइंड है, वो तो डेफिनेटली अपलोडेड है। ये जब क्लासिकल साइफर आपको किया था ना, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने पॉइंट मिस कर दिया या क्लास अटेंड नहीं की। हमने क्लासिकल साइफर में जब मोनो अल्फाबेटिक किए ना, मोनो अल्फाबेटिक जी, तो हमने देखा कि हमने किसी भी तरह की मोनो अल्फाबेटिक टेक्निक इस्तेमाल कर ली। जैसे मैंने कहा था कि हम ये रिप्लेसमेंट और शफलिंग वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें तो n फैक्टोरियल कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी और बड़ा पावरफुल बना लिया था। उसके बाद हमने देखा कुछ भी करें उस पर इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिडंडेंसी का प्रॉब्लम है और स्टैटिस्टिकल बिहेवियर वो उसको ब्रेक कर देता है। डू यू रिकॉल दैट? यानी आप किसी भी तरीके से अगर रिप्लेसमेंट करते हैं इंग्लिश के लेटर्स की, तो जो रिप्लेस लेटर्स हैं उनमें बिहेवियर स्टैटिस्टिकल आ जाता है। वो क्या है कि अल्टीमेटली कुछ लेटर्स की तादाद, ओके मैं आपको बता, ओके लेट मी, अच्छा चले लेट्स डू दैट, क्योंकि शायद आप लोगों को ये प्रोजेक्ट भी करना है तो इसको तो आप ये यू जस्ट पीपल यू मिस इट, वरना ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। नहीं, सिर्फ एक सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसके समझ आ जाए, बाकी हम कर लेंगे। अच्छा तो वो बात सही है आपकी, मे भी हमने मिस कर दी या फिर हाँ तो ये बड़ा जरूरी है कि एक तो जैसे अब YouTube पे अपलोड तो हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई जो फॉर ऑफ प्लेसेस या कोई ऐसा है जी
या चलो सर असल में मेरा 3 डेज नेट खराब था, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया। इसलिए वो YouTube अच्छा बैकअप है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जनरली हम चाहेंगे कि आप इंटरेक्टिव क्लास जरूर लें, और जिस तरह आप अभी सवाल पूछ रहे हैं ऑल ऑफ यू, ये तो हमारा नॉर्मल क्लास में भी है ना कि ऑल ऑफ यू सवाल पूछ के चीजों को क्लियर, जो लाइव क्लियरेंस होती है ना वो अलग होती है। यूट्यूब पे आप वन वे तो देख लोगे, तो उस इमरजेंसीज के लिए यूट्यूब इज ए गुड सोल्यूशन, लेकिन बेसिक क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जा रहे हैं, मैं जाता हूँ क्लासिकल साइफर में, मे बी क्लास 2 3, शायद इस पे जाते हैं, मे बी इसमें आपको मिल जाए। अच्छा, ये इस पे हम ओके यही है, वी आर एट द राइट प्लेस। अच्छा, हमने आप क्लासिकल साइफर में ये सिखाए, कैन यू सी दैट कि मोनो अल्फाबेटिक साइफर आपको सिखाया, जिसमें एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एफाइन तो आप बहुत डिटेल से कर रहे हो। इन सब में रिप्लेसमेंट हो रही थी, एक लेटर के अगेंस्ट एक लेटर रिप्लेस हो रहा था बाय ऑल दीज टेक्निक्स जी। हमने इसमें सबसे पावरफुल निकाली परमुटेशन साइफर, जो ये थी। हमने कहा परमुटेशन साइफर में परमुटेशन ऑफ लेटर्स एक अरेंजमेंट होगी रिप्लेस करने की, जो ये था, ठीक है। तो हमने कहा यार अब तो बड़ा जबरदस्त हो गया है, क्योंकि की 26 फैक्टोरियल परमुटेशन मुमकिन थी। तो वी सेड कि अब जो ब्रूट फोर्स अटैक जो इस केस में बड़े आसानी से हो रहा था, हर केस में एडिशन साइफर 26 में पकड़ लेता था, ये 12 में पकड़ता था, ये 312 में पकड़ रहा था। हमने कहा यार अब हमने इसको मुश्किल बना दिया है, अब तो ये n फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल में ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएगा ब्रूट फोर्स वाला। वी हैव कम अप विद ए फैंटास्टिक साइफर। ये मोनो अल्फाबेटिक का हमारा बेस्ट चॉइस था, ठीक है। सही जी। अब कैच किया था, कैच ये है कि आप कितना ही कुछ कर लें, लेट से ये वाला कर लें, इन इंग्लिश लेटर्स के अगेंस्ट इन्हीं इंग्लिश लेटर्स में एक और सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स आएंगे। अच्छा, अगर एक लेटर के अगेंस्ट एक लेटर रिप्लेस हो रहा है, जो कि हमारे मोनो अल्फाबेटिक की अप्रोच है, कुछ भी करें तो एक लेटर के अगेंस्ट एक लेटर रिप्लेस होगा, उसमें स्टैटिस्टिकल पार्ट ये आया कि ये जो एक अजीब सी लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें भी फर्ज करो आपने एक ई एक आपका कॉमनली अकर करता है ना पर्सन, ई की जगह आपने सपोज क्यू डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जहां जहां ई है वहां यहां क्यू पड़ा होगा। तो अब आप ये जो ये है साइफर टेक्स्ट, आप देखोगे इसमें क्यूज की तादाद बहुत ज्यादा है, और आप कहोगे ओ माय गॉड, क्यू की तादाद तो इंग्लिश लैंग्वेज में हाई नहीं होती, हाउएवर ई की तादाद सबसे ज्यादा होती है। तो आप सबसे ज्यादा अगर इसमें आप देखोगे क्यू है, तो आप कहोगे ओ माय गॉड, रिप्लेस क्यू बाय ई, क्योंकि आई नो इट कि सबसे ज्यादा तादाद स्टैटिस्टिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ई होनी चाहिए, तो इट मस्ट बी ई विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्यू। तो आप इसमें क्यू की जगह सब जगह ई लिख देंगे। फिर सेकंड हाईएस्ट इसमें गिनेंगे कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है तादाद में, आप कहेंगे ओ बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड हाईएस्ट इज टी, तो आप इसमें हर जगह जो भी है, मे बी सेकंड हाईएस्ट इसके अंदर जेड है, आप कहोगे ओके प्रोबेबली दिस जेड इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ टी, आप उसकी जगह टी डाल देंगे, समझे। और इस तरह ये स्टैटिस्टिकल बिहेवियर काम आएगा। इसको आगे देखते हैं, वो ये था स्टैटिस्टिकल में, ये वो थे कि हमने कहा इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप पूरी बिग लैंग्वेज का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि ई सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद टी, फिर आर, फिर एन, फिर आई, ओ, ए, एस, और फिर सबसे आखिर में जेड, जे। आपने एक परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लिस्ट की कर ली, वो ये है, ये वो परसेंटेज है
कि सबसे ज्यादा ई होते हैं। आप अगर कोई एक बुक कोई भी निकाले और उसमें जो भी कुछ इंग्लिश लिखी है, अगर आप ईज काउंट करें तो ई की परसेंटेज सबसे हाई होगी, कोई भी इंग्लिश लिखी हुई है। उससे कम टी की होगी, उससे कम ए की होगी। तो अब अगर आप एनक्रिप्ट करते वक्त ई की जगह अगर आर भी लिख देते हैं, तो आप साइफर टेक्स्ट में आर गिन के अंदाजा लगा लेते हैं ये तो ई है। ये स्टैटिस्टिकल अटैक है। अच्छा। तो व्हाट यू विल डू इज कि आपके पास जो टेक्स्ट थी, ये अब ये इसके एग्जांपल मैंने आपको कराई, ये बार चार्ट में दिखाया है सबसे ज्यादा ई है, उसके बाद तादाद टी की है, उसके बाद ए की है, इस तरह। अच्छा, मैंने आपको इसके एग्जांपल भी कराई। ये एग्जांपल है कि भाई ये एक एब्सर्ड सा ये लिखा हुआ है, इसमें हमने बता दिया ये शिफ्ट साइफर है में है। लेकिन एनीवे हमने ये एक एब्सर्ड सी टेक्स्ट लिखी हुई है, 1-to-1 रिप्लेसमेंट, मोनो अल्फाबेटिक है। हम कह रहे हैं इसको ब्रेक करो बाय द स्टैटिस्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस अटैक। आपने इसमें क्या किया, इस एग्जांपल को मैंने जो आपको कराया था, आपने इस एब्सर्ड साइफर टेक्स्ट में हर चीज गिनी, इसके अंदर ए कितने हैं, इसके अंदर बी कितने हैं, इसके अंदर सी कितने हैं। आपने देखा इसमें इसके अंदर आई सबसे ज्यादा है, आई 14 है, वी 13 है, एस 12 है, ये साइफर टेक्स्ट में। आपको पता था कि एक्चुअली जहां से ये आया है उस इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा ई होते हैं। तो आपने कहा कि अच्छा ये आई जो है एक्चुअली मैंने ई को रिप्लेस किया हुआ होगा, इसलिए ये आई सबसे ज्यादा है। तो आप अब इसमें के अंदर जहां भी आई लिखा है उसको रिप्लेस कर दोगे ई से, क्योंकि आपने गेस किया है ये स्टैटिस्टिकल डेटा से कि जो सबसे ज्यादा इसमें है वो इट मस्ट हैव बीन रिप्लेसमेंट ऑफ ई, क्योंकि ई की अकरेंस सबसे ज्यादा होती है। फिर आपने कहा वी, ये उससे नेक्स्ट है। तो आपने कहा क्योंकि एक्चुअल इंग्लिश जिधर से ये आया है उसके अंदर टी की उससे कम परसेंटेज होती है, तो आपने ये फिर इसमें टी डाल दिया। और फिर इसके अंदर आपने तीसरी पॉसिबिलिटी मेरा ख्याल ए होती है, शायद ए डाल दिया। और आपने जब ये रिप्लेसमेंट इसमें की स्टैटिस्टिकल बिहेवियर से, तो आपको ये पूरी करेक्ट प्लेन टेक्स्ट मिल गई जी। असल में कुछ शायद बीच में रह गए, तो उसमें आप और आगे चले जाते नीचे के परसेंटेज पे, उसकी जगह जब आपने ये 3 डालेंगे तो आपको अच्छी खासी ये इंग्लिश नजर आएगी। मे बी कि आप कुछ इनपुट खुद देके उसको क्विकली कर लो। अगर वो नहीं है तो फिर आप नीचे चलते जाओ, तमाम लेटर्स जितने इसमें हैं उन सबके रिप्लेसमेंट करें तो आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर। तो आपने एक्चुअली क्या किया, इसके अंदर से एक अरे बनाई काउंटर्स की, और इसके अंदर काउंट कर लिए। पहले आपने एक एक्स आया उसको एक्स काउंटर में डाल इंक्रीमेंट कर दिया, एल आया एल का काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया, आई आया आई का कर दिया, एल आने से सेम एल का काउंटर और इंक्रीमेंट कर दिया। और इस तरह आपने ये सारे इसमें गिन लिए कि ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं। अब उन काउंटर में आप देखोगे हाईएस्ट काउंटर किसका है। फर्स्ट करो, हाईएस्ट काउंटर जो कि इस केस में था आई का है। आई के काउंटर में नंबर का आंसर आया हुआ 14। आपने सारे काउंटेड वैल्यू को चेक किया इस अरे में और आपने देखा हाईएस्ट इज 14 उसके, एंड दैट इज फॉर आई। अब आपने कहा कि ओके दिस आई इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। उधर आपके पास लिस्ट है ई, तो आपने इसकी जगह ई डाला और इस तरह ये काम किया। इसमें सिर्फ छोटा सा कैच ये है, मामूली सा, स्टैटिस्टिकल काम जो होते हैं वो बहुत बड़े डाटा पे तो एब्सोल्युटली ट्रू होते हैं। मतलब आप बहुत बड़ा डाटा लेंगे तो स्टैटिस्टिकल चीज एब्सोल्यूट फिट आ जाएगी, बिकॉज वो बना हुआ बड़े डाटा से होता है। समटाइम्स जब आपका डाटा छोटा हो, जैसे कि इस केस में भी है, एक्चुअली जो ये अकरेंस की तादादें हैं वो बहुत बड़ी इंग्लिश को एनालाइज करके बनाई हुई हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट कोई मे बी 2, 4, 6 सफ़ों की भी होगी तो आप बड़े क्लोज टू एक्यूरेसी आ जाओगे। जब आपकी तादाद कम होगी तो आपके चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी बढ़ते हैं। उसका हल ये है कि या तो आप शुरू में प्लेन टेक्स्ट ऐसी लो और लिखो इस काम के लिए कि प्लेन टेक्स्ट ऐसी लिखो जिसमें आप बेशक एब्सर्ड सेंटेंसेस भी ऐड कर लो, वर्ड कर लो,
कि जिसके अंदर ये जो रूल है कि हाईएस्ट ई हो और नेक्स्ट हाईएस्ट टी हो, नेक्स्ट हाईएस्ट ए हो, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा के रूल है उसके मुताबिक तादाद हो उस प्लेन टेक्स्ट में, उस प्लेन टेक्स्ट को आप करो साइफर टेक्स्ट और उस साइफर टेक्स्ट पे ये रूल फिर अप्लाई करो ये वाला, तो फिर आपका ब्लाइंडली इट विल वर्क। वरना आपको छोटे डेटा में अपनी ह्यूमन इनपुट की भी जरूरत पड़ जाएगी कि आपने एक दफा देखा ई को रिप्लेस करके देखा यार मामला ठीक चल रहा है, फिर आपने कहा नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, और आप दूसरे किसी को ट्राई भी करो एज ए ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन बेहतर आपके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए ये है कि आप शुरू में प्लेन टेक्स्ट एक ऐसी खुद बनाओ, बेशक वो एब्सर्ड ही हो, जिसमें ये स्टैटिस्टिकल अकरेंसेस ऑफ ई एंड टी एंड ए और ओ उस स्टैटिस्टिकल सीक्वेंस के मुताबिक हो, ये इसके मुताबिक हो, हाईएस्ट कौन सा है और नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, ये आपकी प्लेन टेक्स्ट ऐसी बनाइए, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए, उस साइफर टेक्स्ट पे ये स्टैटिस्टिकल अटैक करें, इट विल जस्ट वर्क फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है सर। सर जब हम स्टैटिस्टिकल अटैक इस पे अप्लाई कर लें, इम्प्लीमेंट करें, तो फिर जब सारी वैल्यूज रिप्लेस हो जाएं हर लेटर के साथ, तो फिर हमें इसका की किस तरह फाइंड करेंगे कि इसका की ये है, हम इसको प्लेन टेक्स्ट में वापस अच्छा, ओके, गुड क्वेश्चन। देखो हम जनरली फॉर और जो कर रहे होते थे ब्रूट फोर्स, और उनके अंदर तो एम उसका होता था फाइंडिंग द की। यहां ये है कि कन्वर्टिंग बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज, ब्रेकिंग द साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट पे ले आता है, किसी भी किस्म की साइफर टेक्स्ट हो उसका वो बगैर की, इसमें से की चाहिए नहीं, ये साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट पे लाता है। अच्छा, ये अच्छा सवाल था आपका। स्टैटिस्टिकल अटैक वाले लैंग्वेज प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके लैंग्वेज लेवल पर ही काम मसला हल कर लेते हैं। असल में वो की के चक्कर को अवॉइड कर लेते हैं। की का चक्कर ऐसा है कि देखिए, अगर इसमें आप कीज ट्राई करते तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो परमुटेशन साइफर होता तो हो सकता है 26 फैक्टोरियल कीज ट्राई करनी पड़ती ब्रूट फोर्स वाले को। इसलिए उसका शॉर्टकट निकाला है कि यार तुम किसी भी रास्ते से आ जाओ, फाइनली तुमने इंग्लिश लैंग्वेज पर पहुंचना है और मैंने तुम्हें उधर से पकड़ लेना है। तो इसके अंदर की आप नहीं ढूंढते, इसमें आप साइफर टेक्स्ट को इंग्लिश की प्रॉपर्टी ऑफ अकरेंस इस्तेमाल करके डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में चले जाते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सब लेक्चर बहुत पहले से है, ये यूट्यूब पर सारे हैं, बल्कि मैं आपको, अगर अब मैंने ये खोला ही हुआ है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि शायद आपका जो मेरा ख्याल है ये 9th या 8th मैंने देखा था कि दैट वाज देयर, तो ये शायद एक आध लेक्चर ही पीछे हम इसमें होते हैं, ये वाला जो नहीं है तो 10 भी आया हुआ है, 10 भी आया हुआ है। अच्छा चलो, तो फिर नहीं 10 तो आज हो रहा है। अच्छा सॉरी, वो पैरेलल क्या मैंने कहा। ओके, हाँ ये शायद इधर आपका 8-9 होगा, लेकिन जो क्लासिकल था ना वो तो हमारे अभी मैंने खोला है तो 5th या 6th से था, जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल है, तो वो तो एनीवे उस पे होगा। ओके जी ठीक है, चले अब हम वी गो बैक टू आवर मेन। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी नोज कि हमने कोई प्रोजेक्ट में आपके साथ ज्यादती नहीं की है, वी हैव ट्राइड टू हेल्प यू। अगर आपको जरूरत नहीं है तो डोंट बेनिफिट फ्रॉम द हेल्प। ओके, अच्छा, इनमें था कोई, ये सारे आपके देखिए, ये मैंने जो आपको अब से कई हफ्ते पहले जो ये कराए थे क्लासिकल साइफर, उनमें ये जो यही मोनो और पोली के छोटी छोटी एग्जांपल्स थी इंटरेस्टिंग, वो टेबल बना के ऑटो की किया, फिर ये वाइगनर ऐड करके किया, और फिर इसी तरह प्ले फेयर साइफर की वो मैट्रिक्स बना के की। सो आप उसको इन छोटे छोटे एग्जांपल्स पर उनको मैन्युअली करके उनको एक प्रैक्टिकल फीलिंग उसके ले रहे हो कि एक एग्जांपल हमने की है, एक एग्जांपल आप करके देख लो, ये इसका एम है। ये जो सवाल है ये तो एग्जैक्टली ये जो आप एफाइन साइफर कर रहे थे, और हिल साइफर एफाइन साइफर से मिलता हुआ है मैट्रिसेस की शक्ल में। एफाइन और हिल की बहुत सारी कॉमन है, वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से कैलकुलेट करना है, खाली इक्वेशन इनकी डिफरेंट है, अदरवाइज यू नो इट। सिर्फ इसके अंदर आप कैच छोटा सा था जो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं चाहता था आप देखते कि आपका मॉड डिपेंड करता है कि अल्फाबेट का सेट कितना बड़ा है।
हम अभी तक अल्फाबेट का सेट A to Z इस्तेमाल कर रहे थे, बट यू मे हैव ए बिगर अल्फाबेट सेट। जैसे अगर हम इसमें आपको क्वेश्चन मार्क और एंड और एट और ये डॉलर भी ऐड करो अपने अल्फाबेट सेट में, तो आपका इस केस में अल्फाबेट सेट A to Z, और फिर ये अगर 5 कर दें तो 26 + 5 31। तो ये बाकी तो ये नॉर्मल एफाइन साइफर और हिल साइफर है, एक्सेप्ट कि इसके केस में मॉड 31 इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब का आपके अल्फाबेट सेट की तादाद साइज 31 हो गया बस। बाकी इट इज दो सिंपल एग्जांपल जो आपने की है, मॉड सिर्फ चेंज होगा, अदरवाइज यू जस्ट यूज दोस एग्जांपल। इसी तरह ये वो आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया है। अच्छा नहीं, ये तो वो वाला है, ये है, ये तो एफाइन। आपने उसके अंदर ओके ये, हाँ, ये आपने इन दो को, आपको प्लेन टू दैट पेयर मिल गया और आप उसको ब्रेक कर रहे हो इक्वेशन सॉल्व करके। ये लास्ट वाला जो है ये स्टैटिस्टिक नहीं, ये भी वो है हिल साइफर। तो हिल साइफर, एफाइन साइफर, इनकी एग्जांपल्स हैं। यू मे चूज टू डू इट मे बी नेक्स्ट वीक, अगर आप 3 लेकर आ रहे हो। मैंने आपको हेल्प ये दी है कि 3 की जगह आप ये कर सकते हो। ओके चलें जी, हमने क्लासिकल साइफर सीखने के बाद हमने कहा, नतीजा उससे किया, क्लॉड शैनन ने बताया कि यार अल्टीमेटली साइफर्स अच्छे बन सकते हैं मॉडर्न साइफर के, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन इस्तेमाल करें, मैनी टाइम्स इस्तेमाल करें, उनको कंबाइन करें और मैनी इटरेशंस करें। तो वहां से हमें मॉडर्न साइफर का कॉन्सेप्ट निकला, वो हमने कहा बेसिक साइफर में इस्तेमाल किया। तो हमने कहा ये 2 चीजें हमें चाहिए मॉडर्न साइफर में, एक पी बॉक्स, जिसको हमने सीखा कि पी बॉक्स कैन बी स्टेट कंप्रेशन एक्सपेंशन, और लेट से ये कंप्रेशन एक्सपेंशन वाले पी बॉक्स एग्जिस्ट करते हैं मगर ये रिवर्सेबल नहीं है, और स्टेट जो है वो रिवर्सेबल भी है। इसमें हमने अल्टीमेटली क्या कहा, रूल क्या बनाया कि अगर m/n परमुटेशन टेबल हो तो हमारे टेबल का साइज n के बराबर होता है, यानी कि आउटपुट के साइज के बराबर। और उसके अंदर ये टेबल हमें ये बताता है कि आउटपुट की इस बिट पर इनपुट की क्या बिट कनेक्टेड है, और उस टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इनपुट के साइज के मुताबिक होती है। ये हमने सारे की समरी सीखी, ये उसकी हमने एग्जांपल्स की। फिर हमने कहा एस बॉक्स, ये हम पी बॉक्स, एक्स बॉक्स, ये 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं जिनको सीखना चाहते थे। एस बॉक्स में हमने कहा कि एस बॉक्स में भी वही 3 सिचुएशन है, स्टेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। वही मामला कि एस बॉक्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाले रिवर्सिबल नहीं है, स्टेट जो है वो रिवर्सिबल भी है। और इसका रूल क्या है कि अगर m/n का सब्स्टिट्यूशन टेबल बनाए आप, तो उसका साइज 2 टू द पावर m, इनपुट का 2 टू द पावर उसका साइज होगा। अगर इनपुट 3 बिट है तो 2⁻3 8 एंट्रीज होंगी इसमें। अगर उस केस में फर्ज करो 3/3 होता तो n का साइज 3 है तो उसके अंदर 3 साइज की टेबल बनती p में। अगर इसमें m 3 है तो 2⁻3 8 एंट्री की टेबल बनेगी। इट इज मच बिगर वेरिएशन हमें देता है, और इसके अंदर जो वैल्यूज टेबल में डालते हैं जो वो बताता है क्या रिप्लेस होके क्या वैल्यू होगी। ठीक है, टेबल का साइज हो गया 2 टू द पावर m, और उसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं टेबल की रिप्लेसमेंट की वैल्यूज वो n बिट की होंगी, यानी आउटपुट की जितनी बिट है उतने बिट की वैल्यूज होंगी। इसकी एग्जांपल हमारी ये थी कि अगर हम 3/3 का कर रहे हैं स्टेट, तो ये 3 बिट इनपुट और उनको रिप्लेस करने के लिए 3 बिट आउटपुट, और ये 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 एंट्रीज का सब्स्टिट्यूशन टेबल बना। ये कंप्रेशन वाला था तो इसके अंदर एंट्रीज तो 8 हैं, 2⁻m 8 एंट्रीज, लेकिन उनको रिप्लेस करने के जो बिट्स हैं वो 2 हैं, वो छोटे हैं, और उसमें फिर रिवर्सिबिलिटी हम देख रहे हैं कि नहीं मुमकिन है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा रिवर्स करने में। ये सीखने के बाद हमने एक चीज जो
आपको दिखाई थी और उसको डिटेल में नहीं किया था, डिटेल की जरूरत नहीं है। ये जो हम सब्स्टिट्यूशन टेबल फिल करते हैं, ये आमतौर पे कोई कैलकुलेशन से करते हैं, यानी कोई फार्मूला लेते हैं और उसमें इन बिट्स की वैल्यूज डालते हैं और उनके जरिए से कैलकुलेट करते हैं उन इक्वेशंस को। यहाँ वो इक्वेशंस हैं, एक केस में ये x1, x2, x3 के जरिए से आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ y1, यहाँ y2, मे बी आप y3 भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह एक और में x1, x2 की मदद से आप ये कैलकुलेट कर रहे हो y1, y2 एक्सेट्रा। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले सेट ऑफ इक्वेशंस में सारे कोई पावर ऑफ x नहीं इस्तेमाल हो रही, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। दूसरे सेट में पावर्स ऑफ x भी इस्तेमाल हो रही है, x1 इंटू x2 भी इस्तेमाल हो रहा है, ये नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की कैलकुलेशन में, यानी यहाँ लेट्स से x1 का है, अगर 1 0 1 है तो हम यहाँ 1 डाल रहे हैं या 0 डाल रहे हैं या 1 डाल रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं, या कोई नंबर्स है, तो एस बॉक्स बनाने में या आप लीनियर इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नॉन लीनियर इक्वेशन, दोनों चॉइसेस होते हैं। उससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे जरूर फर्क पड़ता है, मगर इससे उसके ताल्लुक रिवर्सिबिलिटी से नहीं है। कोई भी एस बॉक्स अगर वो स्टेट एस बॉक्स है, ख्वाह वो लीनियर इक्वेशन से बनाया है या नॉन लीनियर इक्वेशन से, वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर वो स्टेट एस बॉक्स नहीं है तो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो रिवर्सिबिलिटी का ताल्लुक स्टेटनेस से है दोनों केसेस में, और लिनियरिटी उसकी एक जनरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है कि इट्स अ मोर पावरफुल एस बॉक्स और नॉट, बस। तो आप इन दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करें, ये मैंने यहां पे समराइज किया था। ओके, ये हमने पिछले को रिव्यू किया है कनेक्ट करने के लिए। आखिरी चंद स्लाइड हमारी रहती थी पिछले लेक्चर की, वो ये था कि एक चीज हम सीखना चाहते हैं, व्हाट इज सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन। ये अब हम सीख रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। आमतौर पे हम इन्वर्टिंग फंक्शन को जानते हैं। अगर आपका मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो उसका इन्वर्टिंग फंक्शन डिवाइड, अगर आपका ऐड का ऑपरेशन है उसका इन्वर्टिंग फंक्शन सब्ट्रैक्ट, अगर लॉग लें उसको इन्वर्टिंग फंक्शन एंटी लॉग। तो वी नो इट। तो इन्वर्टिंग फंक्शन इन जनरल हम इस तरह जानते हैं कि अगर इन जनरल y हमारा निकले, ओके, हम एक फंक्शन y पता करते हैं फंक्शन अप्लाई करके x पे, ओके। तो एक इस फंक्शन को इन्वर्ट करने का मतलब यह है कि हम एक इन रिटर्न अगर इन्वर्टिंग फंक्शन अप्लाई करें, हम x की जरिए से y हल, और वी अगेन हम कह रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग y फ्रॉम x। हाउ अबाउट फाइंडिंग x फ्रॉम y, कि हम एक फंक्शन अप्लाई करें y पे और उससे x मालूम करें। लेट्स से ये f डैश फंक्शन है, ये फंक्शन था कि x से y को निकाल रहा था। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जो y को हम वैल्यू से x निकाल सकें, तो ये इन्वर्टिंग फंक्शन है, ये इस f फंक्शन का इन्वर्टिंग फंक्शन, इट कैन इन्वर्ट द थिंग। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन। तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपको एक आंसर आ रहा है तो उसका इन्वर्टिंग फंक्शन डिवाइड होगा, वो आप वापस उधर जा सकते हो, इस तरह के काम। तो नॉर्मली ये इन्वर्टिंग फंक्शन होते हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हैं पी बॉक्स, एस बॉक्स वगैरह में। ये हमने देखे कि इन्वर्टेबल पी बॉक्स, इन्वर्टेबल एस बॉक्स हमने देखे। एक और नई चीज जी, अच्छा, एक और चीज सेल्फ इन्वर्टिंग, वो है कि अब यहां हम देखें
अगर ये x इनपुट है, इस पर k के साथ आप इसको एक्सक्लूसिव और करें तो आपका ये y आंसर बनेगा, ठीक है। y इज नथिंग बट एक्सक्लूसिव और ऑफ x एंड k, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये जो आउटपुट y है, इसको उस k से अगर हम दोबारा यहां एक्सक्लूसिव और से गुजारें तो हमें x वापस मिल जाएगा। हम इन्वर्टिंग फंक्शन से ये काम लेते थे कि अगर x से y है तो y को वापस x पे लाने के लिए एक और फंक्शन होता था कि यहां अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इधर आप डिवाइड कर लेते थे। अगर आपने यहां लॉग लिया था तो आप यहां एंटी लॉग लेते थे। मगर ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहां भी आपने एक्सक्लूसिव और लिया और इधर भी एक्सक्लूसिव और ही लिया तो वापस आपको इन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव और एक ऐसा फंक्शन है जो सेल्फ इन्वर्टिंग है, ठीक। और इसको अगर आप मैथमेटिकली भी देखो कि इट इज सेल्फ इन्वर्टिंग, कि अगर आपका y इज x एक्सक्लूसिव और k ये है, अगर आप दोनों किसी इक्वेशन के दोनों तरफ आप कोई काम कर सकते हो, अगर ये है तो आप इसके इधर भी k डालो और इधर भी k डालो, ये अलाउड है। किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ आप एक्सक्लूसिव और विद k कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन। अब आप देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ये k के एक्सक्लूसिव और से हो जाएगा 0, दोनों इक्वल एक जैसे हो तो ये 0 होता है, तो यहां 0, तो x एक्सक्लूसिव और 0 इज x, तो x इज इक्वल टू ky। ये मैथमेटिकली इसी बात को हम देख रहे हैं जो यहां डायग्राम में है कि y इज इक्वल टू kx और x इज इक्वल टू ky। तो ये सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन है, यानी एक्सक्लूसिव और इज अ फंक्शन जो खुद ही इन्वर्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये सेल्फ इन्वर्टिंग। अच्छा, उसके अलावा एक छोटा सा ऑपरेशन हमने ये देखना है कि सर्कुलर शिफ्ट को स्वैप से कैसे रिलेट किया जाता है। अगर आप हमने सीखा हुआ है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, ये होता है, ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट यहाँ दिखाया है कि ये वाली बिट इधर आ जाएगी और ये बिट्स एक पोजीशन इधर जाएंगे। यहां पर अगर आप ये 3 दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करो तो ये चीज ये बन जाएगी। पहले यहां से आएगा 7 एंड B7, फिर अगले में B6 और इस तरह ये चीज बन जाएगी। हम एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि मल्टीपल सर्कुलर शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि जितनी शिफ्ट्स आप यहां कर रहे थे वो पूरी की पूरी चीज राइट साइड पे आ गई और ये पूरी की पूरी चीज लेफ्ट साइड पे आ गई। तो सर्कुलर शिफ्ट जो है दे कैन बी सीन एज ए स्वैपिंग, जितनी बिट्स आपने शिफ्ट करनी थी वो बिट स्वैप कर दी। यही चीज राइट सर्कुलर शिफ्ट में है कि अगर आपने ये था और इसको आप इधर से राइट सर्कुलर शिफ्ट कर रहे थे यूं इस तरह, ये राइट सर्कुलर शिफ्ट है, ये सारे राइट को चाहते एक, इसमें भी यही हो रहा है कि अगर आप इनको बारी बारी सर्कुलर शिफ्ट करो तो अल्टीमेटली ये इधर आ गए पूरा का पूरा और ये इधर आ गए। तो ये इससे हम खाली ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे डीएस में इस्तेमाल होता है कि मल्टीपल सर्कुलर शिफ्ट्स अमाउंट टू लाइक स्वैपिंग ऑफ दोस पार्ट्स, स्पेशली अगर आधा आधा हो कि अगर ये 8 बिट का डाटा है और इस पे आप 4 बिट का शिफ्ट करो तो ये इधर आ गया पूरा और ये इधर आ गया। तो आपको बजाय शिफ्ट करें आप सो मैनी शिफ्ट n/2 शिफ्ट करने की बजाय यू जस्ट स्वैप। ये दोनों की एग्जांपल है। तो हम ये डीएस में इस्तेमाल करेंगे कि मल्टीपल सर्कुलर शिफ्ट्स को आसानी से स्वैप से रिप्लेस कर दें हम। अच्छा, अब ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है कि हमारा जो भी सारे काम हमने करने हैं वो हम एक किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं। ये जितने हमने कहा, ये जो प्रोडक्ट साइफर की डेफिनेशन बताई थी शैनन ने कि प्रोडक्ट साइफर मॉडर्न उसमें इस्तेमाल होगा जो हम करते हैं, इट विल मीन मैनी सब्स्टिट्यूशन परमुटेशन की कॉम्बिनेशंस और फिर हम उनको इटरेट भी करते हैं। ये प्रोडक्ट साइफर बना जस्ट टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी
क्या मुराद है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये दो बातें, ये टर्म्स हमेशा आपको मिलेंगी जब भी आप कोई चीज बनाओगे एल्गोरिदम। योर ऑब्जेक्टिव विल बी कि आप एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। जो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं वो है डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। यू वांट टू इंक्रीज द डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन by using many of these S boxes, P boxes, etc. in lot of iteration and many S box, P box combination. करना क्या चाह रहे हैं आप, कंफ्यूजन और डिफ्यूजन बढ़ाना चाहते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ये टर्म इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा साइबर के। डिफ्यूजन से मुराद होती है कि आप यू वांट टू हाइड द रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के रिलेशनशिप को ब्रेक करना। क्या मतलब, आपका ये डिक्रिप्टर है या एनक्रिप्टर है, आप जो भी कुछ एनक्रिप्टर ले लें, एनक्रिप्टर है, की है, ये प्लेन टेक्स्ट है, और यहां पर आपका ये अल्गो है, लेट्स एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन अल्गो, जो भी है एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अच्छा, इधर आपको साइफर टेक्स्ट मिलता है। आपका एक एम ये होता है कि कोई शख्स साइफर टेक्स्ट को देखकर प्लेन टेक्स्ट का एस्टिमेट ना कर सके और फाइंड ना कर सके। एक एम ये होता है कि आपके पास साइफर टेक्स्ट आई, आपके इस एल्गोरिथम में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो कि इसके बिहेवियर से वो इसके बिहेवियर को ना देखे। जैसे अभी हमने मोनो अल्फाबेटिक के केस में हमने आराम से देखा कि सी पर अगर स्टैटिस्टिकल बिहेवियर अप्लाई करें तो हम पी निकाल सकते हैं। तो उस लिहाज से इट बिकम्स ए बैड एल्गोरिथम। क्लासिकल का था बैड एल्गोरिथम आजकल के हिसाब से। तो हम अमूमन ये होता है, इधर एक बिट चेंज होगी, इधर रैंडमली कोई 7-8 बिट चेंज होगी और मुख्तलिफ जगहों पे। दूसरी दफा इधर की एक बिट चेंज होगी तो कोई और 10 बिट चेंज हो जाएगी। तो किसी तरह भी आपको पैटर्न नहीं निकाल सकते कि मैं सी को देके पी करूं। तो सी और पी के रिलेशनशिप को बैकवर्ड जो ब्रेक करने की प्रॉपर्टीज हम डालते हैं वो डिफ्यूजन के हेडिंग में आते हैं कि हमने डिफ्यूजन क्रिएट किया है। जैसे हिल साइफर में हमने बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट्स को डिफ्यूज करके साइफर टेक्स्ट बनाया था ताकि आप वापस ना जा सकें। तो इस तरह की बात। कंफ्यूजन में हमारा होता है रिलेशनशिप ब्रेक करना होता है साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान। यानी इसके एम्स ये होते हैं कि किसी भी तरह, जो हम पहले भी करते हैं, टैकल करते हैं कि सी को देखकर वो के का गैस ना लगा सके, सी को देखे और उससे के ना ढूंढ सके। ये हमारा ये है कंफ्यूजन वाला पार्ट। ये कंफ्यूजन का पार्ट है कि इसको ब्रेक करे, और ये डिफ्यूजन का पार्ट है कि इसको ब्रेक करे, इस काम को ब्रेक करे। ठीक है, ये कंफ्यूजन डिफ्यूजन सारी जो आप एफर्ट करते हो वो इन चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी इस हिस्सों में बढ़ाते हो। अब हम ये जो हमने कहा कि एक मॉडर्न साइफर के लिए कॉन्सेप्चुअल थिंग, जो एक सिंपल प्रोडक्ट साइफर जो ये शैनन ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी हम एक एग्जाम्पल अब बना रहे हैं कि भाई मॉडर्न साइफर में कॉन्सेप्चुअल व्यू जिससे आप कंफ्यूजन डिफ्यूजन पैदा कर सकते हो, उसके क्या मायने हैं। एक छोटे से 8 बिट साइफर को 2 राउंड्स वाले साइफर से हमने दिखाया ये काम यहाँ कि 8 बिट्स आए, ये इनपुट थी प्लेन टेक्स्ट, इस पे पहले ये एक्सक्लूसिव और लगाया आपने, यहां से ये की आई 8 बिट की 8 बिट की, ये 8 बिट की आई, इसने आपके इनपुट को एक्सक्लूसिव और किया। फिर इन 8 बिट्स को छोटे छोटे 4 एस बॉक्सेस आपने लगाए 2-2 बिट के, और उनमें सब्स्टिट्यूशन के काम किए। तो ये एस बॉक्स का रोल आ गया। इसकी आउटपुट पे फिर आपने एक बड़ा पी बॉक्स लगा दिया, 8x8 का पी बॉक्स, 8 इनपुट 8 आउटपुट। तो अब ये वाली चीज में आपने यहां पर इन 3 फंक्शंस को एक्सक्लूसिव और विद द की, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल बॉक्सेस, परमुटेशन, इन सब को मिला के इस्तेमाल किया। इस तरह आप कंफ्यूजन डिफ्यूजन पैदा करते हो मॉडर्न साइफर के कॉन्सेप्ट में। ऐसी चीज फिर आपको जो आउटपुट मिली, आपने कहा यार वंस मोर, एक दफा और करा जाए ये काम। फिर आपने वही एक्सक्लूसिव और सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन का
इटरेशन या सीक्वेंस इस्तेमाल किया और कॉम्प्लेक्स करने के लिए, और इस दफा आपने एक और डिफरेंट की इस्तेमाल की। तो एक तो इसकी इनपुट डिफरेंट थी और फिर ये की भी डिफरेंट है। अगरचे ये ब्लॉक्स की फंक्शन वही है, मगर इट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग ओवर हियर। इसकी इनपुट भी चेंज है और की भी चेंज है। तो दोबारा आपने वही कंफ्यूजन डिफ्यूजन को बढ़ाया। तो हम इनको कहते हैं एक दफा ये काम करने को एक राउंड, दोबारा इसी पूरी चीज को करने को दूसरा राउंड। हर राउंड में हमने मिक्स ऑफ एक्सक्लूसिव और एस बॉक्स और पी बॉक्स इस्तेमाल किया। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका प्रोडक्ट साइफर का, जो इवॉल्व हुआ क्लासिकल साइफर से फॉर मॉडर्न साइफर। ओके, ये राउंड की जनरेटर है कि एक की जो साइफर की हम कहते थे, उससे अगर ज्यादा कीज हर राउंड के लिए जनरेट करनी है तो उसके लिए भी एक यहाँ जनरेटर है जो बहुत सारी कीज जनरेट कर देगा, जैसे आपने उसमें जनरेट की है। अब आपको पता चलेगा कि हम ये क्या की जनरेटर की बात कर रहे थे और क्या ये एल्गोरिदम की बात कर रहे थे, वो इस तरह की चीज। ओके, ऑल है। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फॉर? अच्छा, अब हम जो था हमारा मेन आज का एम, वो ये रेमिनेंट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर और प्रोजेक्ट से डिस्कशन थी। अब हम कुछ पार्ट अपने डीएस के बारे में करते हैं, जो आज हमारा मेन थीम है। हमें मॉडर्न ब्लॉक साइफर में हमने दो वेल नोन एल्गोरिदम गुजरे हैं, सिमेट्रिक की वाले। मैंने जैसे बताया था हमारी दो कैटेगरीज है, एक सिमेट्रिक की और एक एसिमेट्रिक की। इसी तरह हमने सीखा था कि एक चीज होती है ब्लॉक साइफर और एक्सट्रीम साइफर। तो हम सिमेट्रिक की साइफर्स को देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ एक जैसी की इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर ब्लॉक साइफर जिसमें एक ब्लॉक ऑफ बिट्स को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। तो मॉडर्न ब्लॉक साइफर सिमेट्रिक की के हम एल्गोरिदम सीखना चाहते हैं। Two well-known algorithm in this category are DES and AES. हम ये दोनों डिटेल से सीखेंगे। DES has served us for a very long time. उसके बाद ये compromise हुआ because of brute force attack using parallel processing. आप लोग दोनों काम कर रहे हो। उन्होंने ASIC में multiple parallel units को big number में use किया, और एक जमाने में डीएस पे कंपटीशन हुए। Many students like you took part from universities and they came up with such parallel systems using these ASIC things and broke that. तो फिर AES बना इसलिए। लेकिन एक तो बहुत कुछ पहले से मौजूद है डीएस बेस। मजीद ये हुआ कि जब AES रेडी नहीं था और डीएस ब्रेक हो गया, तो लोगों ने डीएस को 3 दफा इस्तेमाल करके 3DS इस्तेमाल किया। तो 3DS अभी भी एग्जिस्टेंट है क्योंकि वो सिक्योर है, वो ब्रेक उससे नहीं होता ब्रूट फोर्स से। तो उस 3DS की वजह से मॉडर्न टाइम में और प्रीवियस डीएस के जो तमाम रिकॉर्ड्स और जहां लीजेंडरी तमाम कुछ मौजूद है, उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में अभी भी इसका मेजर रोल है। लेकिन नए स्टार्टिंग सिस्टम जो होंगे, जो फ्रेश लेंगे, वो आमतौर पे AES से स्टार्ट होंगे। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। अब हम डीएस को देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, वही डायग्राम, ये डायग्राम आपको हमेशा मिलेगी जब भी हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर सिमेट्रिक की का देखेंगे। तो ये है एनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, की इज सेम। एंड जैसे मैंने बताया मॉडर्न साइफर इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो हम क्लासिकल में अभी तक आप कर रहे थे, जो उसमें आप यहाँ टेक्स्ट के साइज के इनपुट लेते थे, एक टेक्स्ट लेटर लेते थे, उसका नंबर, ठीक है। ये कहता है मैं कोई टेक्स्ट के अगेंस्ट कोई नंबर नहीं ले रहा, मैं बिट्स का ब्लॉक ले रहा हूँ, वो खा टेक्स्ट का हो, खा वो वॉइस का हो, खा वो इमेज का हो, मैट्रिक्स कुछ भी हो, मैंने तो बिट्स के लेने। तो उससे बड़ा जनरलाइज्ड और पावरफुल हो गया, और ये ब्लॉक के साइज भी बढ़ गए। जैसे डीएस में 64 है, की के साइज भी बढ़े, ताकि आप ब्रूट फोर्स से जब अटैक करो तो की के कॉम्बिनेशन हमने पहले भी एक दफा देखा था इंट्रोडक्शन में, कि वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है बाय एनी पावरफुल कंप्यूटर्स ऑफ दोस टाइम।
तो ये सारा हम सिलसिला है जो है। अब इसके अंदर जो ये अब एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो पहले आप सिंपल करते रहे हो, आपने दैट वाज अ वेरी सिंपल केस फाइन साइफर जो आप अभी कर रहे हैं, मगर हमारा एम उसके करने से ये था कि इसके पूरा मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको बाद में क्या करना होगा, इस पूरी चीज ये ऐसे ही रहेगी, सिर्फ ये जो एनक्रिप्शन का अभी आपने यहाँ एफाइन डाला हुआ है, आप कल को अगले प्रोजेक्ट में यहाँ डीएस डाल दोगे और everything will stay or you will have a fantastic modern system. Okay. तो जब हम ये काम करते हैं तो अक्सर फिर इशू आता है या डिफाइन करता है जब कोई एल्गोरिथम, तो वो कहता है अच्छा भाई ये बताओ प्लेन टेक्स्ट का क्या साइज है, बिट्स की का क्या साइज है, साइफर टेक्स्ट का क्या साइज है, इस तरह की बातें आती हैं क्वेश्चन के पैरामीटर्स के लिए मॉडर्न ब्लॉक साइफर में। तो डीएस ने जब ये चीजें डिसाइड की और बिल्ड किया और कंपटीशन हुआ सारा, तो ये पैरामीटर्स निकले। उन्होंने कहा कि इनपुट और आउटपुट का जो ब्लॉक साइज है हम 64 बिट करेंगे, की का जो साइज है वो 56 बिट्स होगा। यहां मैंने 64 लिखा है, अमूमन अगर आप पैरिटी बिट्स शामिल करें, हर ये 8 बाइट की चीज है, हर बाइट में एक पैरिटी बिट होती है, तो 8 बाइट से 64 बनती थी। अगर आप वो एक पैरिटी बिट हर बाइट से निकाल दें तो फिर रियल की का साइज 56 बिट है। तो अक्सर आप यहां देखोगे 56 बिट्स, एक्सेप्ट के जहां किसी फर्स्ट टाइम जब आप इसमें की जनरेटर में एंटर होगे तो शायद आपको 64 नजर आए, अदरवाइज 56। इन्होंने जैसे अभी आपने पीछे देखा कि वो एक प्रोडक्ट साइफर के 2 राउंड्स थे, 2 दफा इटरेशन की, इन्होंने कहा हम 16 टाइम्स इटरेशन करेंगे, तो इनमें 16 राउंड्स हैं। हमने अभी पिछली एग्जांपल में देखा कि वो जो एक की से बहुत सारी कीज हर राउंड के लिए जनरेट की गई थी, उनको हम सब की पर राउंड कहते हैं। इस केस में उन्होंने कहा इसका साइज 48 हम रखेंगे। मेन साइफर की 56 बिट्स थी और उससे जो की जनरेटर ने बहुत सारी कीज हर राउंड के लिए जनरेट की, उनमें हर की 48 बिट है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे उस राउंड के अंदर, जैसे अभी मैंने पिछली एग्जांपल में आपने देखा सिंपल प्रोडक्ट साइफर में, उसी तरह इन्होंने भी यही फैसला किया जो आप सीख चुके हो, वो अभी भी काम आएगा कि आपके ये परमुटेशन पी बॉक्स और एस बॉक्स ही इस्तेमाल होंगे राउंड के अंदर। जो फंक्शंस है कंफ्यूजन डिफ्यूजन के लिए वो इन्हीं की अरेंजमेंट्स होंगी, और उसके अलावा इट्स एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना सॉफ्टवेयर वाइज ये फास्ट है, क्योंकि इसमें उन्होंने सारे फंक्शन ऐसे इस्तेमाल किए हैं लॉजिक वाले, एक्सक्लूसिव और एंड परम्यूट सब्स्टिट्यूट, तो ऐसे फंक्शन है कि बड़े क्विकली इंप्लीमेंट हो जाते हैं हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर में भी। तो इसका करेक्टनेस एनालिसिस भी बड़ा सिंपल है, ये इसकी अच्छी बातें हैं। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं इसको पहले ग्लोबल लेवल पे देखकर। किसी भी चीज को समझने के लिए अमूमन 2 अप्रोचेस होती हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। बॉटम अप में आप लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल से चलते हैं और फिर हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे जाते हैं। टॉप डाउन में आप ओवरऑल पिक्चर पहले देखते हैं और फिर हर एक चीज की डिटेल देखते हैं। तो इस केस में हमें टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा सूट करती है। ठीक, बाज आपने देखा होगा नेटवर्क कोर्सेज, सम पीपल रन इट फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, तो वो बॉटम अप जा रहे हैं। अच्छा, इस केस में डीएस के स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है? जैसे आपने पहले ऊपर से इन दी एयरक्राफ्ट पूरे एरिया का मैप देखा, फिर आपने हर जोन की डिटेल देखी, तो हम इस तरह जा रहे हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीईएस, ये जनरल स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ डीईएस है। इसमें मेन पार्ट्स क्या है? यहां से आपका 64 बिट टेक्स्ट एंटर हुआ पी, ये सबसे पहले एक इनिशियल परमुटेशन से गुजरेगा। यहां कोई परमुटेशन टेबल होगी जिससे ये परम्यूट होके बाहर आएगा। ये 64 इनपुट से और 64 आउटपुट ही होता है। उसके बाद जो हमने बताए थे, here is a 1 round of DES, इसके अंदर बहुत कुछ लगा हुआ है, पी एस बॉक्स एक्सक्लूसिव और
a lot is inside it to make things complex. ये ऐसे राउंड आइडेंटिकल 16 है इसमें, इससे इधर से इनपुट इसमें गई, इस राउंड से गुजरी, दूसरे में गई, जो अभी हमने पीछे देखा था 2 राउंड वाला, इस तरह ये 16 राउंड है और ये यहां तक आ गई। हर राउंड के लिए, जैसे पिछली एग्जांपल में देखा हमने सिंपल केस में, एक डिफरेंट की अप्लाई हम करते हैं, इसको राउंड की कह रहे हैं। हर राउंड की, जैसे मैंने बताया था, उसका साइज 48 बिट है, जबकि जो मेन साइफर की DES की थी उसका साइज 56 बिट था, 56 बिट की थी। हमने उस एक साइफर की 56 बिट से, अगर आप DS को ओवरऑल देखोगे तो आप कहोगे यहां मैं प्लेन टेक्स्ट दे रहा हूं और यहां मैं 56 बिट साइफर की दे रहा हूं, लेकिन उसके अंदर जिस तरह आपने अभी एक बनाया है, एक की जनरेटर लगा हुआ है जो इस एक साइफर की से 16 राउंड कीज जनरेट कर रहा है, और ये 56 बिट थी और ये ईच वन ऑफ देम इज 48 बिट। एनीवे, ये 16 राउंड से आपका प्रोसेसिंग हुई, कंफ्यूजन डिफ्यूजन खूब आपने पैदा किया। फिर आप बाहर जब निकले तो जो शुरू में आपने एक इनिशियल परमुटेशन की थी, इस पूरे डाटा को दोबारा फाइनल परमुटेशन की। दिस फाइनल परमुटेशन इज इनवर्स ऑफ दिस। जो भी ये परमुटेशन थी, हमने पहले सीखा था कि परमुटेशन को आप इनवर्स परमुटेशन का टेबल भी बना सकते हैं, तो एक यहाँ पर इनवर्स परमुटेशन अप्लाई की, इसलिए इसको आईपी और इसको आईपी इनवर्स कहते हैं लोग, इनिशियल परमुटेशन और इनिशियल परमुटेशन। वो आखिर में आपने अप्लाई की और यहाँ से साइफर टेक्स्ट निकला है। So this is the global picture of our DS algorithm. Okay? Any question? No sir. Okay. अब हम कहते हैं कि ऑलराइट यार, ये हमें पूरा ग्लोबल पता चला। नाउ स्टार्ट लुकिंग एट वन बाय वन ऑन ईच ब्लॉक ऑफ दिस। इसके हर ब्लॉक को हम स्टडी करेंगे एंड दैट्स इट, दैट इज DS। हम कहते हैं यार सबसे पहले एक ये इनिशियल परमुटेशन, और मैंने जिक्र किया कि जो फाइनल परमुटेशन है वो भी इसी का इनवर्स है। तो लेट्स फर्स्ट सी कि व्हाट इज दिस इनिशियल परमुटेशन। ये क्या है? इस इनिशियल परमुटेशन में इट इज ए, जो हमने अभी तक परमुटेशंस को कैटेगराइज करना सीखा है, यू हैव लर्नड इट, ठीक है? अच्छा, उसमें पहले मैं इसको साफ कर दूं। ओके, अच्छा, हमने परमुटेशन को कैसे डिफाइन किया कि एक हम बताएं कि परमुटेशन की क्या टाइप है, क्या वो स्ट्रेट है या कंप्रेशन टाइप है या एक्सपेंशन टाइप है। और फिर दूसरी चीज हमने कहा उसका कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट आउटपुट वाइज उसका साइज बताएं, टाइप एंड कॉन्फ़िगरेशन साइज। तो ये वाला जो है इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन, इट इज ए स्टेट टाइप ऑफ परमुटेशन, स्टेट परमुटेशन, ये इसकी टाइप है जो हमें देनी होती है हमेशा जब भी कोई परमुटेशन बताएंगे। एक तो ये स्टेट परमुटेशन है और इसके साइज इज 64 बाय 64, क्योंकि इसके अंदर 64 बिट्स इन जाते हैं और 64 बिट्स आउट आते हैं। ये इस इनिशियल और फाइनल परमुटेशन की पूरी डिस्क्रिप्शन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम, अच्छा, अब हम इसको एज एग्जांपल यूज करते हैं कि यार अगर ये हमारा परमुटेशन था, यहां हमारी इनपुट आई, ये इस परमुटेशन से गुजरी, यहां आउटपुट क्या होगी ये हमें पता करना है, हमने हर स्टेज पे प्रोसेस करना है। इसको देखने के लिए हमें इसकी टेबल चाहिए। अगर हमें इसका टेबल पता हो, जैसे हम पहले देखते रहे हैं बार बार, बल्कि DS टेबल ही देखा था, तो हम इन 64 बिट्स को किधर ये अपीयर होंगे हमें पता चल जाएगा। वो ये है टेबल, हमने ये सीखा था, वो इनिशियल परमुटेशन का टेबल यहां पर है, जो इफ यू रिकॉल हमने यही टेबल एग्जाम्पल में लिया था। ये इनिशियल परमुटेशन टेबल ऑफ DS था, उस वक्त मैंने आपसे मेंशन किया था। इसके क्या मायने हैं? इसमें ये टेबल का साइज हमने कहा आउटपुट के साइज के बराबर होता है। इस केस में खैर इनपुट और आउटपुट बराबर हैं, लेकिन एनीवे आउटपुट का साइज 64 है, इस टेबल का साइज 64 है।
ओके। इस टेबल के अंदर क्या होता है? इस टेबल के अंदर ये होता है कि आउटपुट के बिट 1 पर वी आर कनेक्टिंग इनपुट का बिट 58। ये इसके मायने, ये बिट 1 है, आउटपुट का बिट 1 है। इस पर इनपुट का बिट, ये इनपुट का बिट 58 कनेक्टेड है इस जगह, और इसी तरह आउटपुट के बिट 2 पे इनपुट का बिट 50 कनेक्टेड है, और इसी तरह ये सारे आप देखोगे, क्योंकि स्टेट परमुटेशन टेबल है, 64 इनपुट्स और 64 आउटपुट्स हैं इस, तो आउटपुट के मुताबिक इसका साइज 64 है, और इनपुट के मुताबिक इसके अंदर नंबर अपीयर होंगे, क्योंकि इनपुट भी 64 है, तो इसके अंदर नंबर 1 से 64 तक तमाम नंबर यूनिकली होने चाहिए, क्योंकि ये स्टेट पी बॉक्स है। आप देखोगे यहाँ 1 और फिर इसी तरह 2 और 3 सारे नंबर इनपुट के यहाँ नजर आ रहे हैं। इट इज ए स्टेट पी बॉक्स ऑफ 64 इन 64 आउट, 64/7। ओके। अच्छा, अगर ये है, अब आपसे पूछें कि यार अच्छा ये है ना, तो अब मैं आपसे कहता हूं here is the input, here is the input to that, वो जो है, can you find the output now? can, अगर आपसे कहें यार ये है 6 7, पहले तो ये देख लो कि ये क्या है। इनपुट हमने कहा 64 बिट्स की है, हमने उसको यहां आसान जबान में हेक्स नंबरों में लिखा है। 64 बिट्स, एक तरीका क्या था कि यहां पर आप वो 64 बिट्स लिखते कि भाई इनपुट इज, यहां से कोई यहां तक चले जाते, और या बिट्स में लिखते। आप कहते यार पहले है ये जैसे 6 है, तो आपका एक्चुअली यहां है 0 1 1 0, फिर 7 है 0 1 1 1। कैन यू सी दैट? ये 6, ये 7 और ये 6। अच्छा, तो हमने एक बहुत 64 बिट का नंबर लिखने के बजाय उसे शॉर्ट में हेक्स में लिख दिया है। तो अगर आप देखो तो 64 बिट्स का मतलब है 8 बाइट्स। 8, हर बाइट में 2 हेक्स नंबर होते हैं। ये तो ये आप देखिए 1 2 3 4 और इसी तरह ये 4, 8 बाइट्स हैं। ओके, और हर बाइट में 2 हेक्स नंबर हैं 4 बिट्स के। तो ये मैंने एक बाइट यहां पर आपको शो कर दिया है और हाँ। तो अब मैं आपसे कहूं कि ऑल राइट, ये इनपुट है उस परमुटेशन टेबल की, तो आउटपुट क्या होगी? यानी मैं कहता हूं दैट इनपुट इज एंटरिंग हियर, व्हाट विल बी द आउटपुट हियर? बताओ, कम से कम एक ही बता दो, एक नंबर बता दो आउटपुट का, एक हेक्स नंबर बता दो। कैसे बताओगे? कोई आइडिया नहीं है सर। जी, आइडिया नहीं है अभी। अच्छा देखो, यहां पर जो मैंने ये कहा कि हमने शॉर्ट में लिखा है 6 7 5A वगैरह, ये पूरी चीज जो है ये यहां है। हम ये कह रहे हैं 7 5A, ये 5A 6 9, 5A 6 9 एटसेट्रा। एक्चुअली ये बिट्स हैं, जैसे मैंने कहा यहां ये बिट 0, इधर 1 1 और 0, ये 6 हो गया। इसी तरह 7 के लिए 0 1 1 1, ये हो गया। ठीक है ना? इस तरह आप इस पूरे उसके अगेंस्ट यहां तक नंबर्स लिख लोगे, 64 नंबर्स। ये पहला। अब आप उस टेबल को कंसल्ट करोगे, यहां पर वो टेबल है, उस टेबल में सबसे पहले यहां लिखा हुआ था 58। 58 का मतलब है whatever is at bit 50, ये हमारी बिट 64 है, ठीक है ना? यहां कहीं 58 बिट है, 58 वी डोंट नो नंबर पे। हाँ, यहां पर जो भी कुछ थे पैटर्न, उसके हिसाब से सपोज यहां पे 1 है, इसका मतलब है कि आउटपुट की बिट 1 पर ये 58 कनेक्ट होगा। सो whatever is at 58 बिट वो हम यहां लिख देंगे। अगर यहां 1 था तो हम यहां 1 लिख देंगे। अगर फर्स्ट करो 58 बिट पे 0 है सपोज, तो हम 0 लिख देंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? टेबल, ये टेबल इसने कहा था पहली एंट्री इसने कहती 58,
उसका मतलब है मेरी आउटपुट की पहली बिट पे इनपुट की बिट 58 कनेक्ट कर दो, जो कुछ इनपुट के बिट पर है वो यहाँ लिख दो। अगर वहां 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, अगर वहां 0 है तो यहाँ 0 लिख दो। ठीक है। अगला यहाँ लिखा हुआ था 50, तो मैं यहाँ के 50th बिट पे जाके देखूंगा वहां क्या है, ये 50 है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये सारे बाइनरी नंबर थे। फर्स्ट करो यहाँ पर 0 है, तो मेरी कह रहा है कि सेकंड बिट पे, इस सेकंड बिट पे 50 को लगा दो, इसका मतलब जो भी कुछ है वो यहाँ लिख दो 0। अगर वहां 1 था तो मैं 1 लिख दूंगा। ओके, इस तरह जब आपने ये टेबल कंसल्ट की तो इस एग्जाम्पल को अब आप ट्राई करके देखना कि आपको ये आउटपुट मिलनी चाहिए। पहले आपको 4 1 मिले, फिर 4 1 मिले, फिर बी मिला, फिर 2 1 1 0, ये बी का मतलब 1 1 0 1, और फिर तो आप देखोगे इसकी ये मिलेगी। ट्राई इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। इस टेबल से आपको ये पूरा आंसर मिल जाना चाहिए। इस पे एक ही राउंड लगाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो ये जो इनिशियल परमुटेशन है दिस इज जस्ट अप्लाइड वंस, उसके बाद राउंड शुरू होते हैं। अभी तो राउंड शुरू ही नहीं हुए। अच्छा, है ना। अभी आपने एक परमुटेशन से कहा सबसे पहले मैं एक दफा परम्यूट करूंगा, एक दफा, ठीक है। अब इसके बाद राउंड शुरू होगा। ठीक है। यहाँ पर हम जरूर ये मेंशन करें कि एंड में जब राउंड खत्म होंगे तो जो भी कुछ यहाँ होगा उस पर फिर एक परमुटेशन अप्लाई होगी। उसका टेबल इस टेबल का इनवर्स टेबल है, वो भी इसी तरह इस्तेमाल हो जाएगा। एक और टेबल एंड में आप फिर एक दफा और परम्यूट करोगे, और वो टेबल भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया दोनों, क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। तो ये फॉरवर्ड पहले के लिए है आईपी, और ये लिखते हैं आईपी इनवर्स फाइनल, इसका टेबल ये है। ओके, वो काम हो गया। आपने 2 येलो ब्लॉक सीख लिए, ये और ये। अब आते हैं हम इस पे जहां राउंड का ग्रुप है। हम कहते हैं हम सारे राउंड आइडेंटिकल है, हम एक राउंड को सीखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अगर वो हम सीख ले तो हम कहेंगे सेम थिंग इज रिपीटेड। ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट लर्निंग द राउंड। व्हाट इज इनसाइड ए राउंड। अगेन हमारी तरीका वही होगा कि पहले इस राउंड को थोड़े से बेहतर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे देखें, थोड़ा सा ज्यादा ग्लोबली देखते हैं, थोड़ा सा इसको पहले बिगर पिक्चर में ही देखते हैं और फिर करें। बिगर पिक्चर क्या है इसकी, ये एक राउंड है, हम इसको कहते हैं राउंड आई, क्योंकि बहुत सारे राउंड है, हम कहते हैं आईएथ राउंड। अच्छा, हम कह रहे हैं कि आईएथ राउंड के अंदर ये 2 बिग मेजर पार्ट्स हैं। एक मिक्सर है इसके अंदर, मिक्सर, एक स्वैपर है और एक स्वैपर। ये 2 मेन पीसेस हैं इसके। हाँ जी। अच्छा, हमने यहाँ मिक्सर के अंदर एक चीज जो हमने एब्स्ट्रैक्शन की वो ये किया है कि हमने कहा है इस मिक्सर में एक फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये इस फंक्शन की यहाँ हमने डिटेल नहीं दी, ये हम कहते हैं हम बाद में देंगे। इस लिहाज से ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हल हमने इसका बताया है, थोड़ा सा बिगर पिक्चर दी है। इसको हम लेटर ऑन, व्हाइट बॉक्स को हम लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे कि उसके अंदर क्या है। अदर देन दैट इट हैज एवरीथिंग ऑफ द राउंड, एवरीथिंग। अब हम इसके रूल्स सीखते हैं कि राउंड को कहने के रूल्स क्या है। अगर ये राउंड आए है तो इस राउंड की भी के आई है। आईएथ राउंड के लिए की को हम के आई कहेंगे। आईएथ राउंड के लिए आउटपुट को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। 64 बिट आउटपुट थी, उसके 2 पार्ट कर दिए, लेफ्ट 32 बिट्स को लेफ्ट पार्ट, राइट 32 बिट्स को राइट पार्ट। तो हम इसको लेफ्ट को एलआई और राइट पार्ट को आरआई। तो हमारी टर्मिनोलॉजी ये हुई कि अगर राउंड आई है तो के लिए के आई इस्तेमाल होगा और आउटपुट्स के लिए एल आई और आर आई इस्तेमाल होगा। ये हमने टर्मिनोलॉजी बनाई। इसी असूल से अब इसके लिए जो इनपुट है वो भी 64 बिट है, हर राउंड में 64 बिट एंटर होती है। उसके जो 2 पार्ट्स हैं लेफ्ट और राइट पार्ट, क्योंकि ये इस राउंड से एक पीछे की आउटपुट है तो हम अगर इसको एल आई और आर आई कह रहे हैं तो यहां एल आई -1 एंड आर आई -1 कहें। ठीक है,
इसके नाम, क्योंकि ये इससे एक पीछे की चीज है, तो Li और Ri-1। अच्छा, अगर हमने ये कहा है तो अब देखें कि मिक्सर क्या है। मिक्सर में एक चीज ये फंक्शन है, इसको फीस्टल फंक्शन कहते हैं, जिसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। मगर इस फंक्शन के पैरामीटर्स बड़े यहीं पे डिफाइन हो गए हैं। और वो क्या है, इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स होंगे, एक जो डेटा आ रहा है पीछे से और एक इधर से की। जो डेटा आ रहा है उसका राइट पार्ट जो कि Ri-1 है, वो हम इस जगह ले रहे हैं। ये डॉटेड लाइन इसको शो कर रही है कि हमने Ri-1 इसमें फीड करना है इस फंक्शन में। और ये Ki का मतलब है हम ये Ki यहां पर फीड कर रहे हैं। तो दो पैरामीटर इस फंक्शन के क्या हैं, एक राइट हाफ ऑफ द इनपुट और एक की। ये दो इसके अंदर जाएंगे, उस पर कोई फंक्शन अप्लाई होगा जो हम बाद में देखेंगे, और उसकी आउटपुट निकल के, ये आउटपुट इस फंक्शन की एक एक्सक्लूसिव और में जा रही है। ये एक्सक्लूसिव और है। इस एक्सक्लूसिव और में दूसरी इनपुट ये है Li-1, ये इधर से आ रही है। ये दो इनपुट्स एक्सक्लूसिव और होंगी, और फिर यहां पर जो एक आउटपुट आ जाएगी और यहां पर एक और चीज। अच्छा, अब हम इसके बिट्स देख लें। इनमें ये 32 बिट्स है, इधर से भी 32 बिट्स निकल के आते हैं, तो ये 32 बिट का एक डाटा है। ठीक है, इसी तरह राइट हाफ के जो 32 बिट्स हैं वो भी हमने इधर ले लिए। यहां ये दो 32 बिट्स के डाटा बन गए, यहां ये भी 32 बिट और ये 32। इसके आगे ये स्वैपर लगाया। ये सारा काम मिक्सर में हो गया, फंक्शन अप्लाई हुआ और एक्सक्लूसिव और लिया। इसकी जो आउटपुट बनी उसके भी दो हिस्से थे, उन्हें हमने स्वैप किया। इधर का पार्ट आधा इधर ले गए, इधर का आधा पार्ट इधर ले गए, और इस तरह ये स्वैपर का काम है खाली कि ये 32 बिट्स इधर ले आए और ये 32 बिट्स इधर ले जाए, दैट्स इट। अब ये आउटपुट बन गई। तो मिक्सर और स्वैपर से फीस्टल फंक्शन को यूज करते हुए ith राउंड की ये डिटेल बनी। इस बिहेवियर को लिखने के लिए कि इस राउंड ने मैथमेटिकली क्या काम किया है, इसने मैथमेटिकली क्या काम किया है, वो हम यहां लिख रहे हैं। इस जगह क्या लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आउटपुट का जो Li है वो कैसे बना है मैथमेटिकली, वो ऐसे बना है। यहां से हम देखें तो स्वैपर ने ये जो Ri-1 था वो इधर आया, यहां आके स्वैप हुआ और फिर इधर पहुंच गया। तो Li जो है इट इज नथिंग बट Ri-1। Ri-1 हैज अपीयर्ड ऑन Li। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। हाँ, एक सेकंड में, ये हमारे सम फ्रेंड ऑफ आवर is not liking ओके। अच्छा जी, ऑलराइट, वी आर बैक। तो हम कह रहे थे कि इसमें हम जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको हम कैसे वो करें। वो ये है कि Li इज इक्वल टू Ri-1, हमने ये इक्वेशन लिख दी यहां। दूसरा क्या था, हम देखना चाह रहे हैं व्हाट इज Ri। ये Ri है, इसको हम पीछे अगर मैथमेटिकली देखना चाहें तो Ri इज इक्वल टू दिस थिंग। And what is this? This is nothing but exclusive OR of Li-1 and this function. तो हम यहां लिख रहे हैं कि Ri is equal to Li-1 exclusive OR function, और फंक्शन के पैरामीटर जो है वो Ri-1 और Ki जो यहां हमने बताए थे। ओके, तो ये बिहेवियर ith राउंड का
इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको कहते हैं फीस्टल फंक्शन। ये जो इसके अंदर फंक्शन इस्तेमाल हुई है फीस्टल फंक्शन है, और ये राउंड है जिसमें मिक्सर और स्वैपर इस्तेमाल हुए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या रह गया कि ये जो फीस्टल फंक्शन है ये क्या है, खाली ये रह गया, बाकी वी हैव डन। ये फीस्टल फंक्शन ये काम कर रही है, यहां दिया है ये। अब आपको वो फेमिलियर चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। फीस्टल फंक्शन में हमने बताया था कि यहां पर जो राइट हाफ था 32 बिट्स का Ri-1, वो एक तो एंटर होता है ये, और इधर से की एंटर होती है। अब सवाल ये है कि ये जो राइट हाफ एंटर हो रहा है Ri-1 ये 32 बिट का है। उधर से हम बता चुके हैं कि जो राउंड की जनरेट होती है ये वाली, ये 48 बिट की है। तो अब देयर इज अ प्रॉब्लम, इन दोनों को आपने इस जगह एक्सक्लूसिव और करना है। ये 48 बिट है, यू मस्ट हैव दिस डाटा आल्सो 48 बिट। अच्छा, इसलिए जो यहां एक पी बॉक्स इस्तेमाल किया गया है, इनपुट पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम पी बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। ये पी बॉक्स लाजमी आपको, ये पी बॉक्स एक्सपेंशन पी बॉक्स इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि यू वांटेड कि यहां 48 बिट्स हों जबकि इनपुट पे 32 बिट्स हैं। सो यू मस्ट यूज, यहां पे लिखे हुए नहीं है, यू मस्ट राइट दैट 32/48 साइज का, ये साइज है या कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, इस साइज का ये स्टेट एक्सपेंशन पी बॉक्स है, क्योंकि ये इसके आउटपुट की तादाद ज्यादा है। ठीक है, तो यू नीड एन एक्सपेंशन पी बॉक्स हेयर। उसको अब 48 बिट को आपने एक्सक्लूसिव और क्या, फिर 48 बिट आगे, उसके आगे आपने एक एस बॉक्स इस्तेमाल किया। अगर चाहिए एस बॉक्स मल्टीपल स्मॉलर एस बॉक्सेस पे बना हुआ है, मगर अल्टीमेटली आप इस 48 बिट को इस एस बॉक्स से गुजार के 32 बिट्स बना रहे हो। अच्छा, क्यों 32 बिट्स बना रहे हो? क्योंकि बाहर आपने इससे जो निकालनी थी चीज वो 32 बिट की आपको चाहिए थी। तो आपने कहा इधर मैंने एक्सपेंड कर लिया था इस की वजह से, अब मैं दोबारा सब्स्टिट्यूशन भी करूं लेकिन मैं इसको कंप्रेस भी कर दूं। तो ये कंप्रेशन टाइप एस बॉक्स है। अगर हम इसको पूरे को देखें तो ये 48/32 है पूरा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एस बॉक्सेस हैं जिनकी हम तफसील बाद में सीखेंगे कि हर एक क्या है, मगर ये कंप्रेशन टाइप 48/32 का एस बॉक्स है। इसके आगे ये 32 बिट को दोबारा एक स्टेट पी बॉक्स जो कि 32/32 था उससे गुजार के हम आउटपुट 32 बिट्स लेते हैं। तो ये सारा हमारा ये फीस्टल फंक्शन है जो उसमें वाइट बॉक्स एक बना हुआ था, और हमने कहा था इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। ये वो है, यहां ये वो बॉक्स है, ये जो फीस्टल बॉक्स था Ri-1 और Ki, यहां पर हमने एज ए फंक्शन लिख दिया था और आपसे कहा था इसकी डिटेल हमने एक्सपेंड करनी है, तो इस जगह वो लगा दिया, ये बॉक्स लगा दिया। तो अब अगर हमने ये वाला बॉक्स उस जगह फिट किया है तो वो ये डायग्राम अब कैसी लगेगी, इसी डायग्राम को हम बना सकते हैं, वो ये है। इसका नाम हम रख देते हैं कि इट इज ए फंक्शन लेवल फ्लो डायग्राम। इसमें अब हर एक इंडिविजुअल फंक्शन आप शो कर रहे हो। इट इज नथिंग बट कि हमने उस जगह जहां एफ लिखा था पहले फीस्टल, ये वो व्हाइट बॉक्स था वहां पे, उसके अंदर हमने ये जो अभी देखा है फीस्टल की डिटेल, वो हमने यहाँ इस डॉटेड उसमें डाल दी। अदरवाइज इट इज सेम। जो एक राउंड देखा था उसमें यहाँ फीस्टल था, ये मिक्सर है, ये मिक्सर का एक्सक्लूसिव और है, इस फीस्टल की आउटपुट इधर गई थी, ये स्वैप हुई थी। सो दिस वाज योर राउंड जिसमें ये Li-1 Ri-1 एंटर हुए, Ki एंटर हुआ, आउटपुट पे Li Ri निकले, और अंदर ये एक्सपेंशन
ये फीस्टल को खोला तो ये निकला एक्सपेंशन, परमुटेशन, एक्सक्लूसिव और सब्स्टिट्यूशन, परमुटेशन। ओके, सो हियर इज ए पिक्टोरियली आवर फ्लो डायग्राम ऑफ वन राउंड। ये हमारा वो फीस्टल फंक्शन है जिसमें हमने लिखा था आर आई फीस्टल RI -1 RI -1 और KI, ये लिखा था हमने वहां। ये उसकी एक्सपेंशन है, तो वो यहाँ पर है। ये एक मिक्सर है जिसमें ये एक्सक्लूसिव और पे जा रहा है, इसकी आउटपुट इधर से जो इनपुट आई थी वो स्वैप होकर इधर चली गई, ये इधर चली गई। हियर इज ए वन कंप्लीट डायग्राम ऑफ ith राउंड ऑफ ए DES। अब हम नाउ वी फिनिश आवर हियर। नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो ये चीजें हमने सीखी हैं इनके अंदर हर टेबल को देखेंगे और ये क्या इनकी डिटेल देखेंगे। अब हम इन बॉक्सेस की डिटेल को नेक्स्ट टाइम सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। ओके सर, ये जो आपने पढ़ा है इसके क्वेश्चन जो हैं वो बुक में मौजूद है, ताकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ से गुजारेंगे नहीं, तब तक तो ये हमारा पूरा क्लियर नहीं होगा। ओके, वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट। तो वो बुक पे पढ़ी हुई है क्वेश्चन इसमें जो आपने बुक मेंशन की हुई है। जी, मैं मेन 2 बुक्स आपको बताई हैं। हम मेन बुक फरोजा की अक्सर बिल्कुल बहुत 99% एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स, डायग्राम, नेम्स एग्जैक्ट वहां से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीजों में जिसमें ये DS भी है, एग्जैक्ट चीजें विलियम स्टॉलिंग में भी हैं। हमारी फर्स्ट कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल का सेट फ्रोजा से आ रहा है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल, और दूसरी नियरेस्ट जैसे इस केस में विलियम स्टॉलिंग से भी आ रहा है। तो आप अगर हमारी 2 टेक्स्ट बैक देखो, उनमें एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम, एक एक एग्जाम्पल आपको मिलेगी। एंड आई विल एडवाइज as a right way of learning is you must always after the lecture look at the relevant chapter and you'll find it very understandable and practicable. Please do that, all of you. It's a good question. अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको ये हवा में ही रहेगा। Okay, so any question, any other question? ना सर, बस ये लेक्चर्स जो हुए हैं ना, बस ये अपलोड कर दें, ठीक है सर? अच्छा, देखिए लेक्चर मेरे स्लाइड वाले तो हर रोज, अभी जैसे ये लेक्चर तो अभी अपलोड हो जाएगा, आखिरी 9 पहले ही अपलोडेड है, ये 10th है, ये अभी अपलोड हो जाएगा। YouTube पे भी मेरे सारे लेक्चर्स हैं, उसमें आपको ये लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा गैप आता है फॉर फ्यू डेज। तो आई विल एडवाइज के स्लाइड्स वाला तो आप इमीडिएटली वहां से लें, क्लासरूम स्लाइड वाला मिल जाता है। जी। ओके, और उसको बुक से भी देखें। और फिर अगर कोई चीज आपने लाइव लेक्चर में दोबारा देखनी है, जब YouTube पे जाएं, वरना आपको लाइव लेक्चर, स्लाइड्स और बुक, दिस शुड बी योर मेन ब्रेड एंड बटर। उसके बाद प्रोजेक्ट्स। सही है? ओके, ठीक है सर, चलिए, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, वेलकम। ओके सर, अल्लाह हाफिज।